पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी में होगा अनिश्चित भूतकाल, भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब टेंस के तीनों प्रकारों का इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और मुझे पास्ट इंडेफिनिट पर बात करना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से में होता कैसे, क्या पता चलता है? तो किसी कार्य के अनिश्चित समय का पता चलता है, वो भी कब? बीते हुए समय में। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के उस वर्ब के 5 रूप होते हैं, किसी वर्ब के 5 रूप होते हैं, एक बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म से अनिश्चितता का बोध होता है। तो इसमें क्या कहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के उस रूप का पता चलता है जो बीते हुए समय में किसी कार्य के अनसर्टन का, मतलब अनिश्चित समय का बोध कराती है। इससे पता नहीं चलता काम हुआ। जैसे राम ने रावण को मारा, ये कब मारा कि नहीं मारा, समय तो नहीं फिक्स है। राणा प्रताप ने अकबर को हराया था, तो राणा प्रताप ने हराया था, या तो इन सब विभाग से जैसे लग रहा है सेंटेंस से पता नहीं चलता, निश्चित समय का पता नहीं चलता कोई काम करने पर। मैंने तुम्हें पढ़ाया, पढ़ाया है कि मैं तुम्हें पढ़ाता था, इस तरह मैं बोल रहा हूँ। तो उस प्रकार के वर्ब के उस रूप का पता चलता है जो बीते हुए समय में किसी कार्य के अनिश्चित समय का बोध कराती है। उस समय का, निश्चित समय का बोध नहीं होता है। इसका पहचान बात कर लेते हैं। पहचान जैसे एग्जाम्पल मैं 2-3 दे चुका हूँ, तो वही पहचान है। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में का था, की थी, के थे, अथवा आ ई ए होता है, आ ई ए आइए होता है, ठीक, आ ई ए, ठीक, ठीक है। अब बता दो एग्जाम्पल ले लो। वह एक पत्र लिखता था, था आ गया, फिर था और था आ गया, ठीक। वह एक पत्र लिखता था, ऐसा लिखते हैं। इसी को मैं कह दूं, उसने एक पत्र लिखा। वह प्रेजेंट में कहते हैं तो पास्ट को उसका उसने कहते हैं हिंदी में। उसने एक पत्र लिखा, लिखा, इसमें आ की मात्रा आ गया, देख रहे हैं, आ। वह एक पत्र लिखती थी, उसने एक पत्र लिखा। वो लोग दिल्ली गए, वो लोग दिल्ली जाते थे, तो तिथि हो जाएगा, वो लोग दिल्ली गए, ये हो गया। पहले पत्र की पहचान यही है, वाक्य अंत में ता था लिखते थे, अथवा आ ई ए होता है। इसका अंग्रेजी बनाने का अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनता है बता दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट भी टेंस में दूसरे स्थान पर इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारी प्रेजेंट की बातें लिखी जाती है, चाहे लिटरेचर हो, साहित्य हो, चाहे कोई किसी का लेटर हो, कोई भी बात हो, अधिकांश प्रेजेंट इंडेफिनिट दी जाती है जो वर्तमान में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी जो सच्ची घटना है, ऐतिहासिक घटना है, जो बीते हुए समय की बात है, पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है अधिकांश, जो बताया। और देखिए, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को विशेष रूप से जोड़ देकर पढ़ना पड़ता है। कारण अनुवाद बनाते समय तमाम लड़के गलती करते हैं। था थी के लिए वाली लगा देते हैं और वहाँ है हो के लिए आईज आर का लगा देते हैं। इसलिए सावधानी करना चाहिए इन दोनों टेंस से जुड़ा। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जो होगा स्वीकारात्मक, तो उसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल फ्रेज, ठीक, इस तरह।
यही है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अन्य शब्द है या एडवर्बियल फ्रेजल शब्द है। ठीक, इसका जैसे कि बता दूं कि ये एडवाइस है, एडवाइस सलाह देना, एडवाइस से गेस फॉर्म है, एडवाइस से गेस फॉर्म है और एडवाइसी, ये तो हो गया एक बेस फार्म, एस फार्म और आईएनजी फार्म। और यहाँ एडवाइस और यहाँ भी एडवाइस, ये रेगुलर वर्ब के 90% से ऊपर वर्ब ऐसे हैं जिसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, उसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंड और थर्ड फॉर्म के होते हैं। किंतु एक जो है क्या होते हैं, जैसे गो को ही लेते हैं, गो जो है इरेगुलर फॉर्म है, इसका गो तो सही है, गोज भी सही है, मैंने इस फॉर्म लगा, और गोइंग भी यहाँ भी सही है, गोइंग, गो, किंतु इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अंतर होता है। देखिए ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में होता क्या है? अफर्मेटिव होता क्या है? तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया था, वह एक पत्र लिखता था, वह एक पत्र लिखता था, इसी में बता दूं, वह एक पत्र लिखा है, उसने एक पत्र लिखा। तो लिखना का राइट होता है और सेकंड फॉर्म होता है राइट, राइट्स, रोट, रिटन। मतलब सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा? रोट, ही रोट ए लेटर। ये कहानी होता है ना, वह कहानी लिखा या एक पत्र कहा था या जो भी, तो मान लीजिए कि ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखा था। ठीक, देखिए बात हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया वर्ब का, ठीक, और ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वे लोग आगरा गए, आगरा गए, ठीक, वे लोग दे, या वे लोग आगरा जाते थे, एक ही बात हुआ। दे, वो का बताया भी कि दो, वो का सेकंड वर्ब वेंट होता है, तो दे वेंट टू आगरा, आगरा। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का, और ये आगरा जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये एडवर्ब का काम करता है। कहाँ गए, कहाँ, क्यों, कैसे, कब का जवाब मिलता है, वही एडवर्बियल फ्रेज होता है, एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में। वेंट टू आगरा, कहाँ गए? आगरा। यहाँ ही रोट ए लेटर, लेटर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा? तो ए लेटर लिखा। कहाँ, क्यों का जवाब मिलता है तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। दे वेंट टू आगरा, वो लोग कहाँ गए? तो आगरा गए, इस एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक, स्पष्ट है। और ये मैं बताया कि जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डिड, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं था, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी पता नहीं है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म से काम हो जाता है। ठीक, अब इसका निगेटिव बताते हैं। निगेटिव, निगेटिव में सीधा स्पष्ट है, सब्जेक्ट होगा और इसमें केवल ओनली वन डिड है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? केवल डिड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दो है, डू या डज है, तो उसके बारे में सोचना पड़ता है कि आई, यू, दे के साथ डू लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई को छोड़कर डज लगता है। किंतु यहाँ चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे शी हो, ही हो, किसी भी के साथ, किसी का नाम हो या चाहे नेम्स हो, किसी भी के साथ सब्जेक्ट क्या लगेगा? के साथ केवल हेल्पिंग वर्ब क्या डिड लगेगा। उसके बाद ना, याद रहे, जब डिड लग जाता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, बेस फॉर्म प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अनिश्चित। ठीक, तो कहने को तो इसमें से किसी को ले लो, डिड नॉट में हो गया। वह एक पत्र नहीं लिखता था, वह एक पत्र नहीं लिखता था, नहीं लिखता था या लिखा। ठीक, तो क्या होगा, ही डिड नॉट रोट था, तो क्या हो जाएगा डिड नॉट रोट का राइट, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, मतलब चाहे कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, ही डिड शी डिड नॉट राइट ए लेटर, राम डिड नॉट राइट ए लेटर, दे डिड नॉट राइट ए लेटर। कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा उनके साथ केवल डिड ही है। स्पष्ट है कि डिड ही, उसके बाद से डिड, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से वर्ब है का फर्स्ट फॉर्म लगा। जैसे डिड होते ही सीधा सीधा समझ जाएंगे कि जहां डिड हुआ, डिड होते ही वर्ब का क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म कहते हैं इसको, बेस फॉर्म हो जाता है। अब मैं बताया कि इसमें निगेटिव में दो होते हैं, एक नॉट और एक नेवर। याद रहे दोनों एडवर्ब है। ठीक, इसके बाद इसमें नेवर का बात करते हैं। नेवर जो है सब्जेक्ट का तुरंत बाद होता है, किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर का प्रयोग होता है, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, नेवर होते ही वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह टोटली नेवर होते ही यह अफर्मेटिव का काम करता है। मतलब नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं होते ही यह अफर्मेटिव की तरह प्रयोग किया जाता है, अफर्मेटिव की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब होते ही इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, बात करते हैं इसमें नेवर के बारे में। मैंने तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, मैंने तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। ठीक, मैंने का आई हो गया, कभी नहीं नेवर, उसके बाद से पढ़ाया टाट, डिड नॉट रहता था फिक्स हो जाता, आई नेवर टाट, अब तुम्हें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई नेवर टाट यू हो गया ना। इसका मतलब कि सब्जेक्ट और प्लस नेवर प्लस जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस आंसर जो मिलेगा लिखेंगे, ये नियम है। मैं मुंबई कभी नहीं गया, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं मुंबई गया नहीं हूँ तो मैं मुंबई कभी नहीं गया, तो क्या लिखूंगा आई। अच्छा है, हाँ चलिए आई चाहे कहेंगे क्या ये लेते हैं, और हम वी भी ले सकते हैं, ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि लिखते हैं वह मुंबई कभी नहीं गई, शी नेवर वेंट टू मुंबई, वेंट टू मुंबई। ठीक, मुंबई, शी नेवर वेंट टू मुंबई, मतलब यही डिड नॉट होता, वह मुंबई नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू मुंबई। लेकिन यहाँ डिड नॉट, ये शी नेवर वेंट टू मुंबई का आ गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम है। अब तो डू या डज आ ही गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे डू या डज का पहले लिखा जाता था, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में केवल डिड का प्रयोग होगा। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का रूप नियम सारा सा एक के हैं। तीसरा डिड, पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से वर्ब का रूप था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य सब, अंत में क्वेश्चन मार्क। अति इंपॉर्टेंट है, यही पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव का चीज है। कहने का मतलब लोग जानते हैं कि शुरू हिंदी के शुरू में क्या हो तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू करेंगे, और यदि वही बीच में हिंदी के बीच वाक्यों के बीच में क्या हो तो ये व्हाट लगेगा, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो उन सब वे शब्द पहले आ जाएंगे। मतलब WH वाले क्या होंगे, WH वाले
पहले लग जाएंगे, क्या होंगे, WH वाले, वो WH वाला प्लस ये डीड हो जाएगा, यही है, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अंत में क्वेश्चन यही होता है। दो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, मैंने तुम्हें कभी नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया, किया मैंने तुम्हें पढ़ाया, या क्या मैं तुम्हें पढ़ाता था, या मैं कह देंगे हिंदी में तो पढ़ाता था हो जाएगा, मैंने पढ़ा कहेंगे तो पढ़ाया कहेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, डिड, सीधा तरीके में डिड है, डिड आई, स्टार्ट था वहां, यहाँ टीच हो जाएगा, डिड आई टीच यू, क्वेश्चन मार्क, देख रहे हैं ना, डिड सब्जेक्ट आई, अब वर्ब फर्स्ट टीच, ऑब्जेक्ट यू हो गया, डिड आई टीच यू, ठीक है, स्पष्ट है ये, इस पे हो गया। और इस पे मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता था, मैं लिख दूं कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता था, क्यों पढ़ाता था, या मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, क्यों हो, कहाँ हो, कब हो, मैं तुम्हें कब पढ़ाता था तो वही लग जाता, और क्यों मैं कहाँ हूँ तो भाई लग गया, व्हाई डिड यू, व्हाई डिड आई टीच यू, टीच यू, स्पष्ट है। इंट्रोगेटिव में चाहे वो WH वाला हो, मैंने क्यों कैसे कब वाला हो, चाहे वो क्या वाला हो, तो कहने का मतलब वो डिड से शुरू है, 3 वर्ग से शुरू होता है, और क्यों वाले कैसे वाले में WH वाला डिड से पहले लग जाता है, जो करते बनता है। तो स्पष्ट है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य सब जो योगा नहीं किया है, इस तरह बल्कि स्ट्रक्चर होती है। और बात करते हैं इसका, मान लीजिए कि इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे, इसका निगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट है ना, इसके बाद नॉट लिख दीजिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में देख रहा है ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, WH वाले में वही है, नॉट लगा दो, लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इसी में क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाता था, क्या देंगे यहाँ, नहीं पढ़ाता था, तो क्या होगा, डिड आई नॉट टीच यू, क्या होगा, डिड आई नॉट टीच यू, हो गया स्पष्ट, डिड आई नॉट टीच यू, क्या मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता था, इसमें क्यों के बाद नहीं आ जाए, क्यों नहीं पढ़ाता था, तो स्पष्ट है क्या होगा, क्यों नहीं पढ़ाता था, व्हाई डिड आई नॉट, व्हाई डिड आई के बाद सब्जेक्ट आई है, नॉट हो गया, और उसके बाद टीच यू, इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का समान समाप्त हो गया, यही समान था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, यही है, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और निगेटिव में होते ही डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब का जो है बेस फॉर्म हो जाता है, मूल रूप हो जाता है, और वही इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। कहने का मतलब कि बेस खबर अफर्मेटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और उसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सहायक क्रिया जब डिड होती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी कुछ अपवाद होते हैं, उसको बता दूं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तातो है, तीतो है, वह एक किताब पढ़ता तो है, यहाँ भी है, वह एक किताब पढ़ता तो था, मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या, वाक्यों के अंत में ता तो था, ती तो थी, इसी प्रकार ते तो थे, यदि हो वाक्यों के अंत में जब ये सब हो, ता तो था, ती तो थी, ते तो थे,
तो अब क्या करते हैं, तो हम अफर्मेटिव में ही क्या करते हैं बेटा, अफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट के बाद डिड लिखते हैं, और डिड लिखते ही वर्ब का बेस फॉर्म हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द जो है लिखते हैं, ठीक, और स्टार्ट है ना। जैसे कि वह एक किताब पढ़ता तो था, तो किताब पढ़ने में नहीं लेंगे, क्योंकि रीड ऐसा है कि रीड ऐसा है कि रीड का सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में कोई और थर्ड फॉर्म में कोई अंतर नहीं होता, खाली रीड पढ़ते हैं, रीड पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे तो यही स्पेलिंग दूसरा लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता तो था, मैं तुम्हें पढ़ाता तो था, एक ही लेंगे तो अच्छा रहेगा और स्पष्ट हो जाएगा क्या क्या बन रहा है। मैं तुम्हें पढ़ाता तो था, देख रहे हैं, तो था, आई दबाव है, इन्फेस हो रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाता तो था, मैं तुम्हें पढ़ाता था, सिंपल हो गया। लेकिन मैं कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाता तो था, दबाव हो रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे, आई डिड पर क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, आई इंटोनेशन डिड पर हो रहा है। हर इसमें पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पढ़ा था, ऐसे सेंटेंस में क्या है, इन्फेस करता है, दबाव पड़ता है, इंटोनेशन। आई डिड, मैं पढ़ाता, तुम्हें पढ़ाता तो था, आई डिड टीच यू, आई डिड टीच यू, ठीक, आई डिड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता तो था, कहाँ दबाव है, डिड पर है ना। अब मैं तुम्हें पढ़ाता था, सीधा आई टॉट यू, अब मैं तुम्हें पढ़ाता तो था, आई डिड टीच यू, देखना डिड को जोड़ लगा रहे हैं, इसका कहेंगे निगेटिव होगा तब क्या करेंगे, डबल डिड लगाएंगे, डिड ना, नहीं, ऐसे सेंटेंस का निगेटिव नहीं होता, निगेटिव होते हैं इसका दबाव समाप्त हो जाता है। इस पर जो डिड पर जोड़ लगा रहे हैं, आई डिड टीच यू, तुम, वह एक गीत गाती तो थी, वह एक गीत गाती तो थी, तो सी डिड सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, याद रहे, कहीं भी इंग्लिश में किसी बुक में मिला कि ही सी डिड सिंग ए सॉन्ग, आप सोचेंगे कि क्या सिंग, डिड हटा देंगे तो सॉन्ग हो जाएगा, और क्या, याद रहे, इसका हिंदी में अनुवाद करते समय आपको लगाना होगा, सी डिड सिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब हो गया वह गीत गाती तो थी, और सी sang ए सॉन्ग रहेगा तो वह गीत गाती थी। इस प्रकार में बताया, पहला एक्सेप्शन था, ये वाक्य कौन करता था, तिथि देते होता है। तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रस्ताव होता है। राम ने रावण को मारा तो था, राम डिड के नाम क्या कहेंगे, राम डिड किल रावण, ठीक, कहने का मतलब कि डिड पर फैस हुआ, दबा हुआ, और उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। यह स्पष्ट है, ये इतना, आगे बात करते हैं दूसरा। एक्सेप्शन नंबर दो क्या है, जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या करता था, क्या करती थी होता है, आ करता था, ई करते थे, ये करते थे, वाक्यों के अंत में क्या आ करता था, जैसे क्या करता था, आ करता था, आदत होता है, क्या आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, ये होता है, आ करता था, ई करती थी, पढ़ा करता था, दौड़ा करते थे, ये गाती गाया करती थी, ये करते थे, ठीक हो। तो क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों को बनाते समय सब्जेक्ट के बाद U2 का प्रयोग करते हैं, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फंक्शन, ठीक, सीधा स्पष्ट है कि U2 करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है, आदत संबंधी बात होती है। जैसे कि प्रेजेंट डिफिनिट में क्या था कि प्रेजेंट डिफिनिट में मैं बताया था, वह एक पत्र लिखता है, साधारण था, वह पत्र लिखा करता है या लिखता रहता है, फिर उसी तरह वह एक पत्र लिखता रहता था या वह एक पत्र लिखा करता था, वह एक पत्र लिखा करता था, है ना, आ करता था या वह एक पत्र लिखता रहता था, क्या है, वह एक पत्र लिखता रहता था या लिखा करता था, बातें को
लिखा करता था। आ करता है, आ करता था हो गया। ठीक, तो क्या होगा? ही यूज्ड टू, लिखा करता था के लिए क्या हुआ? लिखा करता था, यूज्ड टू राइट। ही यूज्ड टू राइट एक पद ए लेटर। गया ना स्पष्ट? क्या है इसमें? ही यूज्ड टू, वर्ब का राइट का फर्स्ट बेस फॉर्म मूल रूप और ए लेटर। ही यूज्ड टू राइट ए लेटर। वे लोग दिल्ली, वे लोग आगरा जाया करते थे, या वे लोग दिल्ली जाया करते थे। दे यूज्ड टू गो टू दिल्ली, टू। स्पष्ट है कि दे के साथ, चाहे ही के साथ, चाहे आई के साथ, आई भी रहेगा तभी होगा। आई यूज्ड टू राइट ए लेटर, यू यूज्ड टू राइट ए लेटर। ठीक, सी यूज्ड टू गो टू दिल्ली, वी यूज्ड टू गो टू दिल्ली। कहने का मतलब जितना भी है सब्जेक्ट होगा सबके साथ टू लगेगा, वर्ब का बेस फॉर्म। याद रहे, ऐसे का निगेटिव भी होता है, ऐसे में निगेटिव होता है। तो निगेटिव होने पर, यू टू का निगेटिव होने पर क्या करते हैं हम? डिड नॉट यू टू कर देते हैं। क्या करते हैं? डिड नॉट यू टू का प्रयोग करते हैं। तो स्पष्ट है कि भाई डिड नॉट यूज हो गया तो सीधा से वर्ब का बेस फॉर्म यू टू पर ही है। डिड नॉट लग गया तो लग रहा है कि पास्ट इंडिकेट का है, यहाँ दिखाई दे रहा है डिड लगा गया, लेकिन डिड नॉट यूज टू, इसी यूज के स्थान पर डिड लग गया, जो कि सिंपल है। जैसे कि अफर्मेटिव है, मैं मान लीजिए यूज टू अफर्मेटिव की तरफ प्रयोग है, मान लीजिए, तो उसका डिड नॉट यूज हो गया, निगेटिव उसका। स्पष्ट है कि अफर्मेटिव सी यू टू, अफर्मेटिव हो गया सीधा सीधी। यह क्या प्रयोग? ही यूज्ड टू राइट ए लेटर, वह प्रयोग क्या करता था? एक लिखना, एक पत्र। हकीकत में अर्थ यही है, ये ही सब्जेक्ट है। यूज्ड टू क्या? यूज्ड क्या है? मुख्य वर्ब है, और टू राइट इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। और ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट काम किया, ये भी ऑब्जेक्ट काम किया। कहने का मतलब, किंतु टेंस में पढ़ाते समय मैंने बताया, ये टू को मैं वर्ब ले लिया, ठीक, मैंने मॉडल एक्चुअली वर्ब, और उसके बाद से ये मुख्य वर्ब, उसके ऑब्जेक्ट क्या ले, ठीक। अब बता रहा हूँ, वह एक पत्र नहीं लिखा करता था, इसी का लिखते हैं। वह एक पत्र नहीं लिखा करता था, लिखा करता था। He did not use, इसी का लिखते हैं। Did not use to write a letter. Write a letter. ठीक है? He did not use to write a letter. वे लोग दिल्ली नहीं जाया करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका? They did not go to Delhi. इसका ये हो गया, ये टू का उपयोग करा दिए। अब इसमें होता है क्या? इस विषय के प्रेजेंट इंडिफिनिट में छूट गया था बताना, उसमें भी होता है कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसमें भी पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इसमें अपवाद नंबर 3 मैं बता दूं, वाक्यों के अंत में क्या? वाक्यों के अंत में पढ़ता था। अरे भाई, जब ता था तिथि आएगा, पढ़ता था, पढ़ती थी और पढ़ते थे। तो आखिर में कहेगा ना कि पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन सेंस इसका दूसरा है। तो क्या करते हैं? हो तो क्या करते हैं? हो तो सब्जेक्ट के बाद हैड टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैड टू, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट इत्यादि भी करना चाहते हैं। ठीक है? सब्जेक्ट के साथ हैड टू, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट आदि लिखते हैं, केवल हैड टू का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यही प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता तो पढ़ता है, पढ़ती है के लिए हैड टू या हैव टू दो है, यहाँ केवल हैड टू है। पर इसको बता देते हैं, जैसे मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ता है। पढ़ता है कहे, अच्छा है करना पड़ता था, यहाँ पर मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ठीक है? या मुझे कठिन परिश्रम करना था।
इसका असली रूप तो क्या है, यह भी हो सकता है। मुझे कठिन परिश्रम करना था या करना पड़ता था। करना पड़ता था कहेंगे, कहेंगे तभी सही है। तो करना पड़ता था, तो पड़ता था या करना था, दोनों रहता है। तो क्या करते हैं कि हम हैड का प्रयोग करेंगे। मुझे का आई होगा, आई हैड टू वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम कहाँ है, परिश्रम करना, वर्क में काम करना, हार्ड वर्क हार्ड। आई हैड टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। उसे बाजार जाना पड़ता था, उसे बाजार जाना पड़ता था, ठीक। उसे का ही लिख दिया, सी लिखते कुछ भी लिख सकते हैं। ही हैड टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो रहा है। ये देख रहे हैं हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो रहा है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में छूट गया था, थोड़ा बदलाव करते हैं, उसी चीज को इसमें भी ले लेंगे। मान लीजिए ये है, रीता को एक गीत गाने, रीता को एक गीत गाना पड़ता है, गीत गाना पड़ता है। ये क्या है, यह है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। कहने का मतलब रीता को एक गीत गाना पड़ता है, इसमें केवल हैड टू है। तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ हैज भी है और हैव भी है। तो क्या कहेंगे, इसमें सीधा सीधी रीता हैज लगता है इसके साथ, एक सिंगल शब्द के साथ, हैज टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ठीक। मुझे एक गीत गाना पड़ता है, तो क्या होगा, आई हैव टू, आई हैव टू लगाएगा। ये ही सी इट वाले क्वेश्चन है या किसी का नाम लेकर है तो हैव टू लगेगा। आई वी यू दे है तो हैव टू, तो आई हैव टू सिंग ए सॉन्ग। मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया। अब इसी का मान लीजिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, इसी का पास्ट करते हैं तो क्या होगा, रीता, आई हैड, रीता को एक गीत गाना पड़ता था, क्या हो जाएगा इसका, रीता को एक गीत गाना था, गाना पड़ता था, ठीक है, या पड़ता था छोड़ भी देंगे, गाना था। अभी क्या होगा, इसमें केवल एक ही है, रीता हैड टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। देख रहे हैं इसमें जो है केवल हैड टू का प्रयोग हुआ है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैड टू और हैव टू, सब्जेक्ट के अनुसार हैड टू या हैव टू। हिंदी में रीता को गीत गाना पड़ता है या रीता को गीत गाना है, बात एक हुआ। हिंदी पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, इस सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं क्या है, पास्ट है, क्या है, पास्ट। पास्ट में क्या है, बस रीता में गीत गाना पड़ता था या गीत गाना था, यहाँ पढ़ता है यहाँ पढ़ता था, बात एक हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सब में होता है, पढ़ता था, पढ़ता है, पढ़ता था या पढ़ेगा, ये तीनों पढ़ते, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया रीता है टू सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार मैंने आज पास्ट इंडेफिनिट को अपवाद सहित जो है बतला दिया कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और निगेटिव होते ही डिड का शुरुआत हो जाती है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, और किंतु उसके निर्भर होने पर सब अफर्मेटिव की तरह वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये मैं बताया, इसमें अपवाद ही बता दिया। इसमें खासकर U2 रहा, U2 में क्या किया कि U2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किंतु वही U2 जब निगेटिव होता है तो डिड नॉट U2 हो जाता है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट